इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर एक शोध प्रबंध के कुछ अंश हैं जी। और हमारा मिशन है उनकी कविताओं में प्रकृति और प्रेम सौंदर्य चित्रण की जो मुख्य धाराएं हैं उनको समझना। बिल्कुल। और ये स्रोत ये भी बताते हैं कि डॉक्टर मानव का काव्य जो है वो अपने समय और समाज से काफी कुछ कहता है, लेकिन कविता की अपनी पहचान या कहिए उसकी जो बनावट है, शैल्पिक संरचना जिसे कहते हैं, उससे समझौता किए बिना। अच्छा, तो चलिए शुरुआत उनके प्रकृति चित्रण से करते हैं। हाँ, करते हैं। स्रोत कहते हैं कि प्रकृति उनके लिए महज मतलब सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक साथी जैसी है, एक दोस्त। सही कहा। जैसे हवा, बादल, नदी, पेड़ पौधे। हाँ, ये सब इन सब में उन्हें एक तरह की स्वच्छंदता, एक आजादी दिखती है। और ये विचार कितना गहरा है उनकी कविताओं में। काफी गहरा, जैसा प्रोफेसर नामवर सिंह ने भी इशारा किया है, ये एक तरह से व्यक्तिगत स्वाधीनता की खोज भी है। अच्छा, व्यक्तिगत स्वाधीनता की। डॉक्टर मानव की एक कृति है कविता में उत्तरांचल, वो इस लिहाज से बहुत खास है। इसमें उन्होंने जो विशाल उत्तरांचल है, हिमालय, नदियां, वृक्ष, मैदान, उसको छोटी छोटी कविताओं में समेटने की कोशिश की है। वाह, मतलब इतने बड़े कैनवस को छोटे में पकड़ना। हाँ, जैसे एक कविता है देवभूमि को नमन, उसमें उत्तरांचल के रंग बिरंगे रूप और सुंदरता का जिक्र है। एक पंक्ति है, विचरने को नभ, रहने को धरा, है आंचल जिसका रंग बिरंगा, हरा भरा। बिल्कुल। और कवि खुद ये मानते हैं कि उत्तरांचल पर लिखना वो खुशबू को समेटने या तितलियों को पालने जैसा मुश्किल काम है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उत्तरांचल वो खुद ही एक जीती जागती कविता है। उन्होंने वहां की जो मोहक छवियां हैं उनको बखूबी पकड़ा है। जैसे कहीं पहाड़ों के रास्ते सांप सीढ़ी जैसे लगते हैं। हाँ, और कहीं गहरी घाटियां, ऊंची चोटियां, तो कहीं बादलों और पहाड़ों का खेल, उनकी माया। और एक कविता आदमी और पहाड़ का जिक्र भी है जिसमें वो तुलना करते हैं। हाँ, वो बहुत मार्मिक है कि आदमी तो जरा सी ठंड में सिहर जाता है, पर पहाड़ हजारों साल से बर्फ की चादर ओढ़े खड़ा है। बिल्कुल। और फिर देहरादून, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनी झील, रानीखेत, कौसानी, हरिद्वार, ये सब जगह, ये सब उनकी कविताओं में जैसे जीवंत होती हैं। नैनी झील के लिए क्या खूब लिखा है, नैनी झील को निहारने क्यों उतरता है रात में आकाश। वाह। या ऋषिकेश के लिए, पहाड़ियों की गोद में बसा ऋषिकेश, जैसे सीप में मोती। कमाल है। तो इन कविताओं के जरिए वे उत्तरांचल का दर्द और सौंदर्य दोनों को दिखाते हैं। और अंत में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि केवल प्रकृति ही नित्य है, मतलब परमानेंट है, बाकी सब अनित्य, टेम्पररी। तो ये एक तरह का जीवन दर्शन भी है। जी हाँ। उनकी जो शुरुआती संग्रह हैं, जैसे धारापथ, उसमें भी प्रकृति चित्रण मिलता है और वो अक्सर उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। अच्छा। जैसे मधुमास आ गया है जैसी कविताओं में प्रकृति के साथ साथ मन का उल्लास भी झलकता है। तो ये साफ है कि प्रकृति चित्रण उनके काव्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अब जरा उनके प्रेम और सौंदर्य वर्णन पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि वे स्पर्श सौंदर्य के भी पार की हैं। हाँ, सही कहा। ऐसा लगता है कि उनकी जो शुरुआती रचनाएं हैं, खासकर धारापथ संग्रह वाली, वो प्रेम, सौंदर्य, विरह, पीड़ा जैसी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं उनसे भरी हुई हैं। अच्छा, तो पर्सनल फीलिंग ज्यादा है शुरुआत में? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि उनके सौंदर्य चित्रण में स्थूलता नहीं है। स्थूलता नहीं है मतलब वो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी या ऊपरी बनावट पर ही जोर नहीं देते। वो उसमें एक पवित्रता, एक अमल रूप देखते हैं। अपनी प्रिया के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, आहा, तुम्हारा रूप रुचि रमल, अनिंद्य और पुनीत। अनिंद्य मतलब जिसमें कोई निंदा न हो, कोई दोष न हो। बिल्कुल, एकदम पवित्र। श्रोते ये भी बताते हैं कि वो सुंदर उपमानों की तलाश में रहते हैं। हाँ, तुलना करने के लिए अच्छी चीजें ढूंढते हैं। जैसे प्रिया की तुलना दुग्ध धवल स्फटिक शिलासी चांदनी से करना, या फिर गुनगुनी सी धूप से। हाँ, ये बहुत सुंदर उपमाएं हैं। और एक कविता है तुम गीत सी, उसमें तो जैसे पूरे गीत में ही रूप सौंदर्य को पिरो दिया गया है। अच्छा। हाँ, और प्रकृति के दृश्य भी उन्हें कई बार प्रिया की याद दिलाते हैं। जैसे बादलों में बिजली का चमकना या कोयल का गाना, ये सब प्रेम की यादों से जुड़ जाते हैं। तो प्रकृति और प्रेम का ये कनेक्शन साफ दिखता है। बिल्कुल। लेकिन प्रेम उनके लिए सिर्फ सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। एक कविता है प्यार, उसमें वो कहते हैं कि प्यार को परिभाषाओं में नहीं बांधना चाहिए। ये तो सड़क किनारे खिले फूल की तरह है जो अपने आप खिलता है।
बिना किसी वजह के। हाँ, स्वार्थ से परे। ये तो सर्वस्व देने का नाम है। तो ये प्रेम की एक अलग ज्यादा गहरी परिभाषा है। जी, तो उनके काव्य में ये प्रकृति और प्रेम का गहरा अंतर संबंध दिखता है। हाँ, ये तो साफ हो गया। प्रकृति कभी प्रेम की पृष्ठभूमि बन जाती है, कभी यादों को जगा देती है, बिल्कुल, और कभी जीवन दर्शन का स्रोत बन जाती है। निश्चित रूप से। डॉक्टर मानव का काव्य यही दिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया, चाहे वो प्रकृति का विराट रूप हो या मानवीय सौंदर्य, वो कवि के अंतर्मन के भावों से, उसकी पीड़ा, उसके उल्लास और उसकी जो दार्शनिक खोज है, उससे जुड़कर अभिव्यक्ति पाती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है। जी, क्या प्रकृति का सच्चा सौंदर्य और प्रेम की गहराई को समझने और उसे लिखने के लिए व्यक्तिगत अनुभव की तीव्रता बहुत जरूरी है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। या फिर ये विषय अपने आप में इतने विशाल है कि कवि बस उनका एक माध्यम बन जाता है, उन्हें जाहिर करने का एक जरिया? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।